एक तो जो टिश्यू है वह है जाइलम। जाइलम जल्स को, वाटर मिनरल को रूट से लीफ तक पहुंचाएगा, और फ्लोएम पत्ती में बने भोजन को कहाँ तक पहुंचाएगा? डिफरेंट पार्ट तक। तो यहाँ हमने दो पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को कर दिया। एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, यह किसके द्वारा होगा बेटा? यह जो काम होगा जाइलम के द्वारा होगा, याद रखिए, जाइलम के द्वारा होगा। और ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल, यह किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम फूड सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल को पत्ती से विभिन्न भाग को कौन ले जाएगा? फ्लोएम। और वाटर मिनरल को रूट से लीफ तक कौन ले जाएगा? जाइलम। समझ रहे? तो इतना। अब हम हेडिंग देते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल इन प्लांट, क्योंकि यह जानना जरूरी है। मान लीजिए यह तो पौधा छोटा है, यहाँ में पानी पत्ती तक पहुंच गया, लेकिन यूकेलिप्टस का पौधा तो बहुत बड़ा है, 100 मीटर लंबा, उससे भी ऊंचा है, बड़ा है, तो वहां तक पानी कैसे पहुंचता है? अभी आपको छत पे पानी ले जाना हो, टंकी में पानी चलाना हो, तो सबमर्सिबल चलाते हैं कि नहीं? एक्टिव फोर्स देना होता है कि नहीं? तो इस पौधे में कौन सा एक्टिव फोर्स है जो इतने नीचे से पानी को ऊपर तक ले जा रहा है? कैसे पानी पत्ती तक पहुंच रहा है? कोई ऐसा फोर्स है क्या? किस फोर्स के द्वारा पानी रूट से पत्ती तक पहुंच रहा है? ऐसे भी ऊंचे ऊंचे पौधे हैं, अब देख ही रहे हैं, यूकेलिप्टस काफ़ी बड़ा है, तो उसमें कैसे जाता है ये भी हमें जानना है। तो अब हमको मैकेनिज्म पढ़ना है कि ये पानी रूट से लीफ तक पहुंचता कैसे है। हाउ द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू लीफ इन यूकेलिप्टस अबाउट 100 मीटर 110 मीटर इन हाइट। ठीक है, तो इतनी बात आपने नोट कर दिया बच्चों, समझ आ गया? तो अब हम फर्स्ट हेडिंग देते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, हाउ इट टेक्स प्लेस। तो लिखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स इन प्लांट, रूट टू लीव्स इन प्लांट। तो पहले ही हमने इसके बारे में बता दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल थ्रू जाइलम टिश्यू। जाइलम एक पाइपलाइन है, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड, क्लास 9 में आपने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था। तो जाइलम वेसल जाइलम ट्रैकिड से ट्यूब लाइन है, ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है, उनका कनेक्शन रूट से लेके लीफ स्टेम हर जगह वो, जैसे हम लोगों में ब्लड वेसल्स हैं पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, आर्टरी के रूप में, वेन के रूप में, कैपिलरी के रूप में, वैसे ही यहाँ पे जाइलम रूट से लेके पत्ती तक और फ्लोएम पत्ती से लेके रूट तक। ये पाइपलाइन है, दो पाइपलाइन है, दो ट्रैक है, एक जाइलम बेसिक जाइलम ट्रैकिड का, एक जो फ्लोएम का सीव ट्यूब्स का। तो प्रश्न उठता है कि वाटर जो इतना नीचे है, यहाँ है, यहाँ तक कैसे पहुँचा? कौन सा ऐसा फोर्स है? नीचे के लिए तो यहाँ से गिरा देंगे, नीचे चला जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जो जा रहा है 100 मीटर की ऊंचाई पे, हम लोग में ब्लड है, हार्ट पंप करता है, फोर्सफुली पंप करता है ना, तब जाता है। हाँ, ऑस्मोसिस होगा। आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे रूट हेयर है, यू आर करेक्ट। यहाँ पे रूट हेयर है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये जड़ है, इनकी रूट है, तो यहाँ रूट हेयर भी होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे वाटर है और वहाँ या वाटर बाहर हल्का है, इनके सेल गाढ़ा, ये हल्का है, इनके सेल में गाढ़ा है, चूंकि साइटोप्लाज्म है, तो ऑस्मोसिस के द्वारा पानी यहाँ पहुँच गया।
और जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ हल्का हो गया, यहाँ गाढ़ा हो गया, फिर यहाँ गया तो धीरे 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 ये आ जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस में इतना ज़्यादा फोर्स नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा। अब सोचिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, आप देख सकते हैं कि जैसे प्लांट सेल है, जैसे प्लांट सेल है और यहाँ पे उसका ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे पानी, इसको पानी में रख दीजिए तो पानी अंदर जाएगा, तन करके जैसे ही इस वाल पे लग जाएगा तो एक टर्जर प्रेशर होगा, ये वाल प्रेशर, और यहाँ पे फ्लो बंद हो जाएगा। माने केवल सेल वाल के प्रेशर से ही अब फ्लो ऑफ वाटर बंद हो गया। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि पानी को पत्ती तक पहुँचा सके। हाँ, इतना ज़्यादा जरूर है कि यहाँ बाहर से अंदर ले आएगा, बाहर से अंदर ले आएगा। इसका सेक्शन में काट के भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ पत्ती में क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो आएगा। जैसे आप जो बोल रहे हैं, जो रूट है, जैसे रूट है, ये रूट है, ये इसका रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ये रूट है। चलिए, तो इसका हम सेक्शन में काटें रूट का तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ये रूट हेयर, ये रूट हेयर, यहाँ पे एपिडर्मिस इसकी, यह भी रूट हेयर, एपिडर्मिस, यही होगा ना, ये रूट हेयर होगा, एपिडर्मिस होगा। अब इसके बाद साइड में बैठिएगा, यहाँ वालों को दिखाई दे, साइड में उसी बैठ जाइए। हाँ, कहाँ बैठेंगे, फिर उनको दिखाई दे, इधर आ जाइए, इधर आपको दिखाई देगा। प्रेशर कौन सा बोला था अभी ने, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला था, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक प्रेशर ऐसा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों हुआ, ड्यू टू इंडो ऑस्मोसिस। यहाँ इंडो ऑस्मोसिस के कारण, किसके द्वारा बच्चों, इंडो ऑस्मोसिस के द्वारा। इंडो ऑस्मोसिस क्यों, क्योंकि बाहर पानी हल्का है, डाइल्यूट है, अंदर साइटोप्लाज्म गाढ़ा है, तो पानी आ गया सेल के अंदर, फिर ये हल्का हो गया, ये गाढ़ा, ऐसे करके आ गया जाइलम तक। अब जाइलम के द्वारा कुछ ऊंचाई तक तो आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी आते जा रहा है, तो रूट में एक प्रेशर हो रहा है। रूट में एक क्या बन रहा है, प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद कौन सा प्रेशर हो गया, रूट प्रेशर। क्या हो गया, रूट प्रेशर। देखते हैं स्टेशन में भीड़ लगी हो, बस में बैठना है, खूब भीड़ लगी हो, कोई दरवाजे पे पीछे वाला इतना प्रेशर देता है कि दरवाजे पे एकदम पीछे चला मैंने अंदर एकदम आगे तक चला जाता है। प्रेशर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ भी अब इंडो ऑस्मोसिस से पानी आ रहा है, तो इस रूट के अंदर प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ, और उस प्रेशर से पानी जाइलम में चढ़ेगा, कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगा। अब जाइलम में जब चढ़ा तो क्या हुआ, अब यहाँ से आ गया, मान लीजिए ये वाटर कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया यहाँ तक, ठीक है। जाइलम में से आप लिम्का वाली पाइप देखे होंगे जो बोतल में डालते हैं ऐसे, और यह पाइप है और फ्लूइड में डालते हैं यहाँ, तो पानी यहाँ आके लिक्विड यहाँ आके ऐसे कर्व हो जाता है। देखे कभी, कर्व हो जाता है, नहीं देखा। अगर पाइप में पानी चढ़ता है तो सीधा नहीं रहेगा, यह पानी यहाँ चढ़ा तो इसे सीधे नहीं रहेगा, कर्व हो जाता है। कभी सोचा है क्यों कर्व हो जाता है। एक प्रेशर तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा हो गया रूट प्रेशर। अब तीसरा प्रेशर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी गिरा दें तो पानी का ड्रॉप बन जाएगा, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। लेकिन वह पानी का मॉलिक्यूल जब आगे बढ़ेगा, कुछ पानी के मॉलिक्यूल इस मेज से, इस टेबल से चिपके रहेंगे, क्योंकि टेबल के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। एक ही तरह के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर जैसे ही पानी ऊपर चढ़ता है जाइलम में, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये इनका जाइलम वेसिल है, अब यहाँ से आ गया
ये जाइलम बेसिन है और जाइलम बेसिन में जैसे ही पानी यहाँ तक चढ़ा, पानी के मालिक्यूल को खींच रहा है, लेकिन जो पानी इसकी दीवार पे लग रहा है इस दीवार के मालिक्यूल भी खींच रहे हैं। तो पानी के मालिक्यूल को कुछ खींच रहा है तो उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे, लेकिन इसके बाहर का मालिक्यूल जो पानी को खींच रहा है उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। तो कुछ ऊंचाई तक पहुंचा कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के द्वारा, लेकिन यहाँ पे अब उतना फोर्स नहीं है, तो बीच में अब पानी, यहाँ तो पानी है नहीं कि खींचेगा, लेकिन यहाँ दीवार तो है, मालिक्यूल तो है, तो ये खींच करके क्या करता है, किनारे किनारे तो मालिक्यूल है, पाइप के मालिक्यूल तो ही है, जाइलम के मालिक्यूल तो ही है, वो तो खींचेंगे, लेकिन बीच में तो कोई मालिक्यूल नहीं है, पानी नीचे है तो नीचे वाला नीचे खींच रहा है, बुझाई दिया कि नहीं। तो यहाँ पे दो फोर्स और लग जाते हैं, उन फोर्स का नाम क्या है बेटे, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, कौन कौन से फोर्स हो गए, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ये दो फोर्स हो गए। समझ में आ गया कौन कौन फोर्स हुआ शिवम? पहला फोर्स हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद रूट प्रेशर, इसके बाद कौन हुआ, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के द्वारा अब पानी कहां तक पहुंच गया, पानी इस पत्ती तक पहुंच गया। कौन कौन से, ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के द्वारा पत्ती तक पहुंच गया। लेकिन पानी पत्ती तक पहुंचने के बाद मूव कैसे करेगा, जैसे कोई हैंडपंप है, हैंडपंप को जब नहीं चलाए तो पानी वहीं तक साल भर भरा रहेगा, जब चला देंगे तो सक्शन प्रेशर बनेगा और पानी जितना निकला है उतना आ जाएगा। अब यहाँ पर कोहेसिव एडहेसिव फोर्स से, रूट प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से कोई पानी एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गया। अब इसके बाद सपोज कर लीजिए कि यह वाटर पत्ती तक आ गया, किस फोर्स से आ गया यहाँ तक, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, रूट प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर कैसे होगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर होने के लिए वही जैसे मैंने बताया कि लिम्का के बॉटल में एक्स्ट्रा डाल दिया तो कुछ ऊंचाई तक तो चल गया लिक्विड, लेकिन जब आप खींचेंगे, सक करेंगे, तब कंटिन्यूअस आपके मुंह में जूस जाते रहेगा, और नहीं खींचेंगे तो वहीं तक भरा पड़ा रहेगा। समझा ना कि नहीं? तब इसको सक करना पड़ेगा, पौधे को क्या करना पड़ेगा, सक। तो कैसे सक करेगा, हम आप जैसे तो सक कर नहीं सकता, तब ये क्या करेगा, यहाँ पे पत्ती में पानी यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पे पानी आ गया, पत्ती में पानी आ गया यहाँ तक, अब कंटिन्यूअस फ्लो कैसे होगा, तो पौधा बाहर रहता है, सामान्य वातावरण में रहता है, बाहर के वातावरण में रहता है। धूप पड़ रही कि नहीं पड़ रही है, धूप पड़ रही है, धूप पड़े तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ लाइट आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, लाइट, यहाँ पे लाइट आ रही है, जब लाइट आ रही है टेम्परेचर बढ़ेगा। हम लोग धूप में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग जाके भी धूप में खड़े हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, पसीना आएगा, काले हो जाएंगे। पहले तो पसीना होगा, क्यों पसीना होगा, क्यों पसीना होगा, अब यहाँ बैठे पसीना नहीं हो, धूप में जाएंगे क्यों पसीना होगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर को कम करना चाहेगा, और कम करना चाहेगा तो पसीना निकाल के कम करेगा। तो पौधा भी तो लिविंग है, ये भी तो खुले वातावरण में रह रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी अपने को कूल करना चाहेगा, तो कूल करना चाहेगा तो वाटर यहाँ पे वाटर वेपर के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा, वाटर वेपर, किस रूप में निकलेगा, वाटर वेपर। और वो प्रक्रिया क्या होगी, ट्रांसपीरेशन, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया में जैसे ही वाटर वेपर निकलेगा, तो जैसे मैंने बोला लिम्का स्टॉक को में खींचते हैं तो बॉटल से जूस ऊपर जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे पानी जब बाहर निकलेगा तो यहाँ वैक्यूम होगा कि नहीं होगा, वैक्यूम होगा तो ये मालिक्यूल आएगा तो आगे वाले मालिक्यूल खींचेगा, वो इसके बाद आगे वाले को खींचेगा,
एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल को कोहेसिव फोर्स से खींचते जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं समझा आपने? ये जाए निकलेगा बाहर, निकलेगा तो इसको क्या करेगा? खींचते जाएगा, और खींचते जाएगा तो पूरा का पूरा ये जो है वाटर पेपर से बाहर निकला और यहाँ खींचते चला गया, और फिर यहाँ से एक ट्रैक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ से एक ट्रैक बन जाएगा, और ट्रैक बन करके ये यहाँ तक ये आते रहेगा। यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन की वजह से जो खिंचा हुआ उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपीरेशन पूल। ट्रांसपीरेशन पूल, यह ट्रांसपीरेशन पूल ही एक सक्शन प्रेशर है। यह ट्रांसपीरेशन पूल क्या है? एक सक्शन प्रेशर है, और यही सक्शन प्रेशर पानी को पत्तियों तक कंटिन्यूअस खींचने में मदद करता है। समझ आया कि नहीं आया? मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स एंड ट्रांसपीरेशन पूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको लिख लीजिए, लिखिए root is present in soil, iron enters into the cell of the root, enter into the cell of the root by डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर, बाय डिफ्यूजन। सम आयन इंटर्स बाय आयन एक्सचेंज मेथड, जैसे क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है। सम आयन इंटर्स बाय आयन एक्सचेंज मेथड। यहां देख सकते हैं, यहाँ पे हाँ यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ से बाइकार्बोनेट निकलेगा तो इसमें उतना ही क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे सिंगल सिंगल चार्ज है। आ जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो उतना ही क्या आ जाएगा? पोटेशियम आयन अंदर आ जाएगा, सेम आयन आ जाएंगे। माइग्रेशन अपने यहाँ होता है, जितना बच्चा वहाँ का यहाँ आता है उतना बच्चा यहाँ से वहाँ आए। बराबर बराबर आना चाहिए। यहाँ पे आयन एक्सचेंज में बराबर आएगा, सिमिलर टाइप ऑफ आयन। पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है? नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव। इसको आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। और कुछ बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सम आयन ट्रांसपोर्टेड बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बाई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बाई। कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर आयन ज्यादा है फिर भी लाना पड़ता है, तो कैसे आएगा? बाई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो उसको क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एनर्जी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन के खिलाफ भेजना है यहाँ, तो क्या होगा? एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा अगर जैसे कहने का मतलब ऑलरेडी बस में भीड़ है और लोगों को चढ़ना है तो ताकत लगा के चढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, अगेंस्ट हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आयन आ गया है और ऑलरेडी यहाँ पे वो आयन बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे लेना है। यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, लेकिन कंसंट्रेशन के खिलाफ लेना है। जहाँ ज़्यादा है कम क्यों जाएगा? तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो तो डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन कम है फिर भी अंदर जाना। आप देखिए
कि पानी में कम है लेकिन पत्ती में तो मिनरल ज़्यादा होगा ना, यहाँ तो ज़्यादा है, फिर भी वहाँ जाना है क्योंकि यहाँ उसकी ज़रूरत है। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन जा रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन माने कम से अधिक की ओर जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट माने एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एटीपी एनर्जी खर्च होगा। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कम से अधिक की ओर भेजना है, तो वहां पे क्या खर्च करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 लोग यहाँ खड़े हो, एक बच्चे को बाहर जाना है, अब 5 लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के तब जाएगा ना बैरियर तोड़ के। अब कोई नहीं है तो आराम से जाएगा, बुझाई दिया कि नहीं। यानी 5 लोग इधर है, इधर से धक्का दे रहे हैं तो अपने आप चला जाएगा, उसको अलग से एनर्जी लगाने की। लेकिन वहां पे 5 लोग हैं, इधर से अकेले जाना है, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा इफर्ट लगाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के खिलाफ जाना है, बुझाई दिया कि नहीं दिया। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब एसेंशियल रहेंगे तभी तो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, मतलब वहाँ पे जो ही रहेगा उसको उसकी जरूरत रहेगी तभी तो एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा। नहीं, उसकी जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, और यहाँ आया हुआ है ऑलरेडी कंसंट्रेशन, फिर भी उसको लेना है, तो तब उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आयन एक्सचेंज और डिफ्यूजन के द्वारा ही आ जाते हैं, और जब जाइलम में आ गया तो अपने आप पहुंच जाएगा वहां तक, केवल यहां से यहां तक मशक्कत करनी है, रूट हेयर से लेकर के इन सारे सेल तक मशक्कत करनी है कि नहीं। और जब जाइलम में आ गया तो पहुंच जाएगा। तो इस तरह से वाटर का और मिनरल का हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, समझ में आ गए। तो बच्चों, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ अकर्स थ्रू ड्यू टू रूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, कोएक्सियल फोर्स एंड ट्रांसपिरेशन पुल। अब यहाँ पे एक प्रोसेस और होता है, मुझे ना देखते हैं थोड़ा सा। जाड़े के दिन में कोई छोटे से पौधे होते हैं, जैसे टमाटर का पौधा है, टमाटर का पौधा आप देखे ही हैं, और इसमें रूट है, जमीन के ग्राउंड में लगा होता है, ग्राउंड पे लगा होता है, और यहाँ पे ये इसकी लीफ है। और जाड़े का दिन है, जाड़े के दिन में टेम्परेचर एकदम नहीं होता है, कभी कभी तो कोहरा पड़ता है, ठंडक पड़ती है, धूप भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब धूप भी नहीं दिखाई दिया और ठंडक है, टेम्परेचर नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या तो फिर रुक भी सकता है, क्योंकि धूप आई नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा नहीं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो पानी निकलेगा बाहर, और पानी निकलेगा तब तो ट्रांसपिरेशन कूल होगा। लेकिन यहाँ पे धूप हुई नहीं और ट्रांसपिरेशन कूल हुआ नहीं, फिर भी जो है टमाटर की पत्ती में, नैस्टेशियम की पत्ती में, टोमेटो, इन द टोमेटो लीफ एंड नैस्टेशियम, नैस्टेशियम, इनकी पत्तियों में क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर है, तो वाटर जो है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से आ गया, फिर रूट प्रेशर से, कोएक्सियल फोर्स से यहाँ आ गया। लेकिन रूट प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, चूंकि पौधा छोटा है, और रूट प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये पौधे पानी को ठेलते रहता है। इधर से पानी ठेलेगा तो इसको ठेलेगा। अब ये आ गया एकदम मार्जिन पे, ये आ गया कहाँ, एकदम मार्जिन पे। और यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद यह जो है वाटर, चूंकि भाप, धूप तो है नहीं, भाप तो बनेगा नहीं, अब यहाँ पर पानी के बूंद के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में निकलता है। ओस अलग है, ओस ऊपर पड़ेगी, पत्ती पे पड़ेगी, और ये कहाँ है, किनारे किनारे आता है, या किनारे 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 मार्जिन पे ओस पड़ेगी तो कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी, जैसे सरफेस पे रहेगी। और ये कहाँ है, मार्जिन पे। तो इसको कहते हैं ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये आ गई है। और रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन।
लेकिन रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट इज कॉल्ड एज गटेशन। इसको क्या कहेंगे? गटेशन कहेंगे। भाप के रूप में निकलेगा वही पानी, तो ट्रांसपिरेशन पत्ती की सतह से, और पत्ती की सतह पे ड्रॉपलेट के रूप में निकलेगा तो क्या कहेंगे? गटेशन। तो यह गटेशन स्टोमेटा से नहीं होता है, क्योंकि स्टोमेटा जो सतह पे है, निचली सतह पे, यहाँ इनके मार्जिन पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहाँ छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को कहते हैं, छिद्रों को क्या कहते हैं? हाइडेथोर्स। क्या कहते हैं? हाइडेथोर्स कहते हैं। तो इसी से पानी बाहर निकलता है। इसको अगर आ जाएगा तो लिखिएगा कि व्हेन वाटर, पूछ देगा कि व्हेन वाटर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसपिरेशन, गटेशन, बोथ नन ऑफ अबव। तो ड्रॉपलेट के रूप में मार्जिन ऑफ लीफ से निकला तो क्या कहेंगे बेटा? गटेशन कहेंगे। ये क्यों होता है? दिस ऑकर ड्यू टू ओनली एंड ओनली रूट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे वह नहीं है, ट्रांसपिरेशन पूल नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स होगा, रूट प्रेशर होगा। रूट में प्रेशर की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से रूट में प्रेशर बन गया और उसी से पानी बाहर निकल रहा है। छोटे छोटे पौधे में होता है, टमाटर की पत्ती में, नेस्टेशियम की पत्ती में, और जाड़े के दिन में, जाड़े में होता है, ठंडक के दिन में होता है। तो इसको कहते हैं गटेशन। तो कंफर्म हो गया एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल। अब इसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल। आगे लिखिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ synthesized food material। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लीफ टू, लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट and in storage area, and in storage organs, as well as from storage organ to other part of plant। अब आप सोचिए, यहां पे पोटैटो है, ये पोटैटो, इसमें जो भोजन है, शिवम इधर देखिए, इसमें जो भोजन है पोटैटो में, अभी इसके बड में आ रहा है कि नहीं? उसी खुराक के लेके बड़ा हो रहा है। तो पहले पत्ती से आया यहाँ, अब यहाँ से इधर जा रहा है। तो ये बाई डायरेक्शनल हुआ कि यूनि डायरेक्शनल? यहाँ वाला तो यूनि डायरेक्शनल था, यहाँ वाला क्या था? पानी का चलना क्या था? यूनि डायरेक्शनल था। यह क्या था? यूनि डायरेक्शनल। यह क्या था? यूनि डायरेक्शनल। लेकिन यहाँ जो भोजन है फ्लोएम से आ रहा है, एक फ्लोएम से भोजन आ रहा है, एक फ्लोएम से भोजन आ रहा है बना बनाया, और यहाँ आकर के स्टोर हो गया। मान लीजिए यहाँ आके स्टोर हो गया, जैसे चुकंदर में, पोटैटो में, अब स्टोर हो गया। फिर पत्ती झड़ जाएगी, नई पत्ती आ रही होगी तो जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर? जैसे तमाम पौधे हैं, अभी पत्ती में बना भोजन आ रहा है नीचे तक, पतझड़ आएगा, बसंत ऋतु आएगा, पत्तियां झड़ जाएंगी, फिर उसमें नई नई कलिकाएं निकलने के लिए जहाँ स्टोर है वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल, बट ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल इज यूनि डायरेक्शनल। ये चीज लिख लीजिएगा, तो लिख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज
बाई डायरेक्शनल। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल है। कहां से कहां? पत्ती से स्टोरेज आर्गन में, और स्टोरेज देखिए स्टोरेज आर्गन में तो आ गया था, अब यहां से फिर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। लेकिन वाटर मिनरल कभी पत्ती से नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा और वहां से भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा, वेपर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। तो फूड का ट्रांसलोकेशन कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। कभी पत्ती में बना भोजन यहाँ स्टोर था, अभी इसी में से भोजन निकल करके ग्लूकोज जा रहा है, इस बर्ड्स के सेल को दे रहा है एनर्जी, तो बाई डायरेक्शनल हो गया। अब यहां पे लिख लीजिए इन द प्लांट ग्रीन पार्ट, in the plant green part especially leaves, green part especially leaves contain chloroplast, especially leaves contain chloroplast, where chlorophyll is present, where chlorophyll is present in plant green part especially leaves contain chloroplast, where chlorophyll is present, chlorophyll is present, then photosynthesis takes place in the presence of light। तो लाइट की उपस्थिति में, यहाँ पे लाइट आ गई, लाइट आ गई, और लाइट की उपस्थिति में इन्होंने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 लिया, वाटर यहाँ आ ही रहा है, वाटर आ ही रहा है, और लाइट भी यहाँ आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस हुआ, यहाँ पे बन गया क्या? ग्लूकोज C6H12O6, और एक गैस भी निकली। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। तो जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे उतना ये ऑक्सीजन निकालेंगे, और यहाँ ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज कहाँ बना? हरे भाग में बना, पत्तियों में बना, वो सुक्रोज में बदल करके, अब यह ग्लूकोज सुक्रोज में बदल करके फ्लोएम के द्वारा, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा, सारा फ्लोएम के द्वारा कहाँ आ रहा है? स्टोरेज आर्गन में। कहाँ आ रहा है? स्टोरेज आर्गन। स्टोरेज आर्गन में आकर के जमा हो गया। स्टोरेज आर्गन में, पैरेन्काइमा में, पोटैटो में, आलू के फलों में, दानों में, तने में, रूट में। गाजर में कहाँ जमा हुआ? रूट में जमा हुआ। मूली में कहाँ जमा हुआ? रूट में। मैंगो में, फल में, है ना, पोटैटो में, उसके अंडरग्राउंड स्टेम में जमा हो गया। तो आपने देखा कि सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीफ पासेस इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब ये कैसे पास करेगा? सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ए लीफ है, यहाँ पर ए लीफ है, ए लीफ में, ए लीफ में यहाँ पर भोजन बन रहा है, ये भोजन बन रहा है, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज फर्दर सुक्रोज में बदल जाएगा, डाइसैकराइड में, और ये भोजन बन करके जैसे ही इसमें आएगा फ्लोएम में, तो नियर बाई सेल से वाटर उसके अंदर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक सेल है, इसमें चीनी ज़्यादा घुली है, इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और इसके बगल वाली सेल में केवल पानी है,
केवल पानी है, इसके बगल वाली सेल में केवल पानी है, इसमें पानी में चीनी ज़्यादा है, एमाइनो एसिड ज़्यादा है, तो यह ए सेल है या बी सेल है? वाटर किधर से किधर जाएगा? ए बी सेल से ए आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर ग्लूकोज यहाँ आया, सुक्रोज में बदला, और सुक्रोज में बदला तो इसके बगल वाली जो पैरेन्काइमा सेल है, इनके बगल वाली पैरेन्काइमा सेल से वाटर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ सुक्रोज प्लस वाटर, अब यहाँ कंसंट्रेशन तो है ही है, लेकिन अमाउंट भी क्या हो गया? बढ़ गया अमाउंट। अब जब यहाँ बढ़ गया तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया कि कम हो गया? भाई सुक्रोज बन गया और वाटर भी आ गया, तो इस पाइप में अमाउंट बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया कि घट गया? जब यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ से कहाँ जाएगा? जहाँ नहीं है वहाँ जाएगा, इधर भागेगा। अब यहाँ भी आ रहा है, इधर भागेगा और आ रहा है, और भागेगा और आ रहा है, अब सब आते जाएगा ट्रांसलोकेट होकर के, और कहाँ आ गया? स्टोरेज आर्गन। तो यहाँ पे इनके ट्रांसलोकेशन के लिए एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी होता है। आपकी बुक में लिखा है एक लाइन, द ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल अकर्स बाय या ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो लिख लीजिए, फ्रॉम लीफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल माने सुक्रोज, ट्रांसफर इनटू फ्लोएम ऑफ लीफ, ट्रांसफर इनटू फ्लोएम ऑफ लीफ, then the water from nearby cell enters into phloem, then water from nearby cell, सुक्रोज लीफ में से कहाँ आ गया? फ्लोएम में, और फ्लोएम में लीफ के वाटर नियरबाई सेल से आ गया। देन द अमाउंट ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज इन द फ्लोएम ऑफ लीफ, लीफ के फ्लोएम में बढ़ गया कि नहीं मटेरियल? पानी भी आ गया, सुक्रोज भी आ गया। देन ड्यू टू मास फ्लो, ड्यू टू mass flow, sucrose passes from leaf towards branches, sucrose passes from leaf toward branches, then in the phloem of stem, leaf towards branches, branch में आएगा, then in the phloem of stem, and finally get stored into storage organ। फाइनली कहाँ स्टोर हो गया बेटा? स्टोरेज ऑर्गन में। फाइनली गेट स्टोर्ड इनटू स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन में ये स्टोर्ड हो गया। ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड from leaf to, the translocation of synthesized food from leaf to other part of plant require, other part of plant require expenditure of energy। इसको किसकी जरूरत है? एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, माने एनर्जी की उपस्थिति में यह मूव होता है। अकॉर्डिंग टू नीड फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन, फूड पासेस टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, फूड पासेस टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। मैं लीफ से आ गया स्टोरेज में, लेकिन जैसे पतझड़ हो जाएगा या नई कलिकाएं नई बड़ बननी है तो यहाँ स्टोरेज से आर्गन से वहां तक जाएगा। Thus the flow of, thus the translocation of food material is
Thus the translocation of synthesized food material is bidirectional. कैसा है? Bidirectional. Translocation of synthesized food material through phloem. Phloem is bidirectional. Through phloem is bidirectional. अगली लाइन से, बट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ इज यूनिडायरेक्शनल. अंडरलाइन कर लीजिएगा. बट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ इज यूनिडायरेक्शनल. तो बच्चों आपने देखा कि पौधे में पानी आया, स्टोमेटा के द्वारा CO2 गया, वाटर की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट में भोजन बना. भोजन बनने के बाद जैसे आपके मेस में भोजन बनता है, अब मेस में ही रह जाए तो ब्रेकफास्ट के बाद बर्तन खाली नहीं होगा कि लंच बने. तो ब्रेकफास्ट बन गया, वो काउंटर पे चला गया डाइनिंग हॉल में, फिर सब लोग खा लिए, बर्तन खाली हो गया, तब तो फिर बनेगा ना. तो यहाँ भी पत्ती में भोजन बना और यही रह जाएगा तो फिर कैसे बनेगा? तो उसको वहाँ से हटाना जरूरी है. तो बना हुआ भोजन फ्लोएम के द्वारा वहाँ से स्टोरेज ऑर्गन में आ गया, फिर यहाँ स्पेस मिल गया, फिर भोजन बनेगा, फिर हट गया, फिर भोजन बनेगा. समझा कि नहीं? इस तरह से ट्रांसलोकेशन होते रहता है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट. अच्छा एक चीज और लिख लीजिए. इन द प्लांट फाइटोहार्मोन, इन द प्लांट फाइटोहार्मोन, फाइटो माने प्लांट के हार्मोन, फाइटोहार्मोन आर सिंथेसाइज्ड. फाइटोहार्मोन कौन है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सब है. तो फाइटोहार्मोन सिंथेसाइज इन द लीफ. कहाँ सिंथेसाइज होता है? फाइटोहार्मोन सिंथेसाइज इन द लीफ. लीफ में सिंथेसाइज होता है एंड ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम. भोजन के अलावा फाइटोहार्मोन भी ट्रांसलोकेट होगा. सिंथेसाइज इन द लीफ एंड ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम इनटू अदर पार्ट ऑफ प्लांट. तो फाइटोहार्मोन भी फ्लोएम के द्वारा ट्रांसलोकेट होता है. ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम इनटू